क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में अगर कोई एक बीमारी ऐसी, कोई एक समस्या ऐसी है जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर आम हिंदुस्तानी अगर परेशान है, तो वो जाहिर तौर पर कुछ और नहीं बल्कि वो भ्रष्टाचार की समस्या है, भ्रष्टाचार की बुराई है। हालांकि बीते 2-2.5 सालों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये दावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है। और अगर वैसे भी हम देखें तो मोटे तौर पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले यूपीए सरकार के दौरान उजागर हो रहे थे, बीते 2-2.25 सालों में इस तरह का कोई बड़ा मामला उजागर नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि क्या आम आदमी को, देश के आम आदमी को भ्रष्टाचार से निजात मिली है? क्या छोटे छोटे कामों के लिए उसे भ्रष्टाचार के बिना रिश्वत दिए क्या उसको वो काम होने लगे हैं, वो सहूलियत मिली है? ये तमाम सवाल आज हम दो टूक में उठाएंगे, क्योंकि आज सतर्कता दिवस है और आज से एक सप्ताह का सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में जो तमाम अफसर हैं वो सब शपथ ले रहे हैं, ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये शपथ सिर्फ शपथ भर है या फिर वास्तव में लोग थोड़ा इस बारे में सोच भी रहे हैं, कैसे भारत भ्रष्टाचार से जो जंग है वो जीत सकता है, कैसे जो शपथ है ये वास्तव में सार्थक हो सकती है, और कैसे एक हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी जो है ईमानदारी के रास्ते पर चल सकता है। ये तमाम सवाल है जिसको आज हम उठाएंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाए, हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का खात्मा देश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया और नतीजे चौंकाने वाले रहे। देश की जनता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस को 44 सीटों पर समेट दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए को इतना बड़ा बहुमत दिया जो दशकों में किसी दल या गठबंधन को नहीं मिला था। इसीलिए सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए। ये मुहिम अभी जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। चुनावों में, राजनीतिक पार्टियों में, ब्यूरोक्रेसी से लेकर निचले तबके तक दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी। रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वालों में डर पैदा होगा और ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन देना होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल 31 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस साल का विषय है ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता। तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट थी, और अब जो दो बड़े सवाल हम दो टूक में उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल जो बहुत खास है, बहुत अहम है, कैसे जीते जंग भारत भ्रष्टाचार से? क्योंकि हम ये बात करते हैं कि हमें दुनिया की सुपर पावर बनना है, हमें आर्थिक रूप से जो है संपन्न देश बनना है, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें जो नीचे लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक जो है तमाम विकास के जो हैं वो तमाम साधन पहुंचाने हैं। अगर ये सब हमको करना है तो हमें भ्रष्टाचार से जंग जीतनी ही होगी। लेकिन सवाल यह है कि कैसे जीती जाए ये जंग। ये हमारा आज का पहला सवाल, और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं? क्योंकि बीते 2-2.25 सालों में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं और उससे फर्क पड़ रहा है, पर क्या वास्तव में ऐसा है? ये दो सवाल है जिसके इर्द गिर्द चर्चा को समेटेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दें। गोपाल कृष्ण पत्रकार, और साथ साथ हमारे साथ अली अनवर साहब हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। हम बता दें कि हम इस बहस को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच करना चाहते थे, हम कांग्रेस को भी चाहते थे कि इस बहस में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आज इस बहस में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ये कारण वही बता सकते हैं। शायद भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब देना उनके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। बहरहाल मैं अली अनवर साहब आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि विपक्ष की बात सबसे अहम होती है। विपक्ष की बात है कि विपक्ष को आरोप लगाना होता है, लेकिन मैं सीधे सीधे बिना आरोप लगाए अगर आपसे मैं तथ्यात्मक रूप से बात करूं, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर इस सरकार ने कुछ जो काम किए हैं वो सफल हुई है, कुछ फर्क पड़ा है क्या? देखिए, प्रचार अलग चीज है और घोषणाएं अलग चीज है जी, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है और वो नीचे तक बात जाती है कि नहीं।
और कोई आदमी बीमारी शरीर में रहती है, शरीर जब तक बलिष्ठ रहता है तब तक वो बीमारी को दबाए रखता है। आज जब कमज़ोर पड़ने लगता है शरीर तो बीमारियां तमाम उभर जाती हैं, वो रहती हैं पहले से, लेकिन एंटीबायोटिक लेकर के या शरीर, तो जब सरकारें कांग्रेस पीरियड में भी आप देखिए तो वो जब उनकी विदाई की बेला होने लगी, चुनाव वगैरह का समय, तो सारी चीज़ें आई। तो भ्रष्टाचार तो मेरा मानना है कि वो बदस्तूर कायम है जी। और ये व्यवस्था की बात है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब तक जो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, अगर उसमें नहीं सुधार होगा तो भ्रष्टाचार में सुधार करना मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो गंगा है, वो गंगा नहीं कहना चाहिए, हाँ। गंगा एक पवित्र शब्द है, लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत जो है वो ऊपर से होती है और चुनाव से होती है। जननी, हाँ, जननी एक तरह। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां और बड़े सरमाएदार घराने, पूंजीपति घराने से जो पैसा लेते हैं, अब तो वो सरकार बनाने और बिगाड़ने लगे हैं साहब। अब तो उनके नुमाइंदे जाकर के पार्लियामेंट में बैठने लगे हैं साहब, और किस तरह के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह एक एक स्टेज बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, एक स्टेज बनाने में। और जिस तरह से चुनाव में खर्चे हो रहे हैं, तो खर्चा तो वसूलेगा ना, दाल का कीमत बढ़ा देगा, अरहर दाल का हल्ला होगा, हंगामा होगा, मीडिया में आएगी बात, फिर 6 महीना तब तक तो वो बना लिया। कोई चने की दाल का 200 रुपये किलो अरहर की दाल बिकी। बिहार में जेडीयू ने क्या किया चुनाव जीतने के लिए? आप जो इशारा कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है, बाद में उसको वसूल लिया जाता है। चुनाव जेडीयू ने किस तरह से वसूला? हाँ, इसी में कमजोर थे हम लोग, इसी में विज्ञापन छपवाने में, कमजोर नहीं थे, अखबारों में हेलीकॉप्टर चला, इस बार कमजोर नहीं थे। हम लोगों को कबर में सुला दिया गया होता। इस बार आपने वहाँ सभी पार्टियों को मात दिया है। इस बार अली अनवर साहब, अगर मैं विज्ञापन, इस बार कमजोर नहीं थे, देखा, हमेशा सबने देखा, बिल्कुल देखा। मैं आपके जो विज्ञापन आए थे, जो बड़े बड़े विज्ञापन, मैं उसका हिसाब किताब लेकर नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं चाहता था सर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, मैं चाह रहा था, सर सुनिए, मैं चाहता था ईमानदारी से बात हो। आप विपक्ष के हैं, आपका जरूर हक है आरोप लगा रहा है, लेकिन बात ईमानदारी से हो। पर यहां पर लग रहा है जब आप दूसरों पर कीचड़ उछालते तो अपना दामन भी जरूर देख लेना चाहिए। गोपाल कृष्ण जी, गोपाल जी वो कह रहे हैं कि जब सरकार मजबूत होती है तो उसकी जो कमियां हैं वो निकलती नहीं। मूल बात वो कह रहे हैं कि अंदर अंदर कुछ हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा। शायद वो ये, शायद क्या मतलब पूरी तरह से यही कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अभी है लेकिन वो शायद सामने नहीं आ रहा। आप क्या है, कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए, जैसे भ्रष्टाचार पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं कहता हूं व्यक्तिगत धरातल पे अगर देखें तो आपने भी बोला कि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। अगर नेतृत्व में भ्रष्टाचार है तो ये छोटा, किसी ने टिकट लेने के लिए 100 रुपए कंडक्टर को दे दिए, वो तरह के भ्रष्टाचार तो एक अलग लेवल है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में जो भ्रष्टाचार होता था, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन को ले लीजिए या जो लॉन्ग टर्म परमिशंस ले लीजिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जयंती टैक्स जैसी बातें होती थी, और ट्रांसपेरेंसी। एक तो होता है सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार, तो जो मोदी सरकार, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि एक तो पॉलिसी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार थे, जितने क्लियरेंसेस, परमिशंस वगैरह लेने, उनको ऑनलाइन कर दिया जाए। और जो ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार थे, जो कि सोशल सिक्योरिटी के थ्रू, जैसे नरेगा के डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, तो या जो सब्सिडी के डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, सरकारी स्कीम्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेजेस होती थी, मिड डे मील में जो प्रदेशों में होता, उसको रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, जन धन योजना का तरीका किया। और उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप गैस कनेक्शंस में देखेंगे कि सरकार ने कितना पैसा बचाया। जो बचा वो अल्टीमेटली भ्रष्टाचार के ही तरह तो था। दूसरा, आप देखिए 900 प्रोजेक्ट पिछले 2 साल में सरकार ने क्लियर किए हैं, जो रुके हुए थे किसी न किसी कारण से। वो परमिशंस क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि नेताओं को पैसा चाहिए था।
अब आप पीएसयू के मैं केवल ओएनजीसी का एक प्रोजेक्ट बता देता हूं, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस में बिना बात पे रुका हुआ था, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकते थे मिनिस्टर को। वर्क क्लियर हो गया। पीएसयू के प्रोजेक्ट्स को एक स्पेसिफिकली मोदी जी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनवायरमेंटल के, क्लियरेंस के प्रोजेक्ट को एक ट्रांसपेरेंसी लाई है। कोल ब्लॉक एलोकेशन को ले लीजिए। पर ब्लैक मनी आप बहुत कहते थे कि ब्लैक मनी आप लाएंगे, ब्लैक मनी ठीक है। अभी आय संपत्ति का ऐलान हुआ, उसमें 65,000 करोड़ रुपया आया, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये ब्लैक मनी तो बिल्कुल आइस ऑफ द टिप ऑफ द आइस है। बिल्कुल नहीं, देखिए एक मिनट मेरी ये जो जिले के भाग गए, देखिए मैं उस पर आऊंगा। ये जो ब्लैक मनी की बात है, ब्लैक मनी पे एसआईटी पहले से कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी ब्लैक मनी पे क्या था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं आप, जो विदेशों में जमा धन की बात है, उसके लिए सरकार ने जो बायलैटरल ट्रीटीज हैं, आप अमेरिका के साथ हमने फाटका की जो ट्रांजैक्शंस की आदान प्रदान की एग्रीमेंट किया, ऐसे ओईसीडी कंट्रीज, G20 कंट्रीज में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और आप जो मॉरिशस और सिंगापुर के रूट के थ्रू जो पैसा लाते थे, अपना ही धन जो विदेशों में ले जाते थे, और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो पैसा ले आते थे, जो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में आके ब्लैक मनी, व्हाइट मनी होता था, उस रूट को भी अभी काफी रोक दिया है। ठीक है, मैं चुनाव लोकल ब्लैक मनी के लिए भी आईडीएस, ब्लैक मनी इनकम डिस्क्लोजर, बेनामी प्रॉपर्टी बिल, ये सारे लाए। इन सब का असर आप देखिए, इस साल 75,000 से लगभग 80,000 करोड़ का डिस्क्लोजर हुआ है, और प्लस 9 लाख अभी जो सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस दिए हैं। जिन लोगों ने अभी नहीं किया है उन लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उन पे एक्शन मैं इस पर कि चुनाव सुधार की एक बात उठाई, मैं उस पर जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि ये सरकार जब आई थी तो ये सरकार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग त्रस्त थे, जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, एक बड़ा कारण था। आपको लगता है उस मोर्चे पर यह सरकार जो है कुछ सिस्टमैटिक बदलाव जिनका जिक्र उन्होंने किया वो भी हुआ, लेकिन साथ साथ जिसकी तरफ अली अनवर साहब ने भी इशारा किया वो भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी क्योंकि सरकार मजबूत है दिख नहीं रही, इस तरह की चीज तो नहीं है? देखिए, ये बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव में भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए यूपीओ में, वो अपने आप में रिकॉर्ड थे, उस पर नहीं जाना है। तो अब इस सरकार के आने के बाद जो इसके सामने जो प्रश्न थे वो ये थे कि क्या ये भ्रष्टाचार सरकार के कानून की खामियों की वजह से हो रहा है, क्या जो प्रशासनिक जो है प्रणाली है और जो प्रशासनिक स्टेप्स लेने हैं उनके कारण हो रहा है, या ये समाज का अंग है, इसको कैसे किया जाए। देखिए, इस सरकार ने अभी तक, पहले कितना हुआ है ये तो बाद में बात करेंगे। देखिए, 6 महत्वपूर्ण कानून इस सरकार ने बनाए, जिनमें से 1-2 का जिक्र इन्होंने किया है। तो जो आयकर कानून था उसमें संशोधन करके उसको थोड़ा कड़ा किया, जानते हैं हम। दूसरा कानून था काला धन कानून, जो आप जानते ही हैं कि उसको वो नए सिरे से बनाया है। बेनामी ट्रांजैक्शन कानून इन्होंने बनाए हैं। बैंक्रप्सी बिल को जो है वो पहले से ज्यादा अंतर ला करके और वो सशक्त किया है कि अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसे लेकर के और पचा ले, बिलफुल डिफॉल्टर्स जिसको कहते हैं, तो वो कानून बनाया है। भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून था उसमें संशोधन किया है। तो ऐसे 6 कानून के स्तर पर ऐसे 6 बड़े कदम इसने उठाए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। अब तो ये कानून की बात हो गई। अब ये हो गया कि इन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन कैसे। देखिए, भ्रष्टाचार केंद्र के स्तर पर, अगर सरकारी स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र की भूमिका केंद्र के स्तर पर है, राज्यों को अपने स्तर पर करना है। तो केंद्र ने जो सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार में, वो था काले धन का, जो आपने प्रश्न उठाया है कि काला धन हम कैसे करें। तो काला धन पर देखिए 2 बड़े कदम तो उठे। जैसे अभी 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक आंतरिक काला धन के लिए आईडीएस स्कीम घोषित किया गया था, उसी प्रकार से पिछले साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक घोषित किया गया था। और उसमें काफी संख्या में लोग आए, 686 करीब शपथ पत्र आए, कुछ हजार करोड़ रुपए, 9,000 या कुछ हजार करोड़ रुपए लोगों ने डिक्लेयर किए, बाकी चल रहा है। दूसरा, जो बैंकों में करीब जो 18,176 लोगों के पास 2,35,000 करोड़ रुपया है, तो जो नए डिफॉल्टर कानून है उसके तहत इन लोगों को नोटिस भेज के इनको वसूला जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए, ये भी कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं। ठीक है, लेकिन
जो भ्रष्टाचार का महाजाल है, हमारे आपके रग-रग में भ्रष्टाचार, जो आज कहा जाता है कि ईमानदार वही है जिसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला है, बिल्कुल, तो उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा मानता हूं कि भ्रष्टाचार में कानून की अपनी सीमाएं हैं। सरकार पारदर्शिता लाए काम करे हो सकता है, लेकिन यह एक मूलतः सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बिल्कुल, है। आपने जो अहम बात की, मैं इसी पर आऊंगा, क्योंकि ये जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल रूप से हमारे चरित्र का जो एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भारत में, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा, कि भारत में ईमानदार वही है जिसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। ये बदलाव कैसे आ सकते हैं, सिस्टम के बदलाव कैसे आ सकते हैं? अली अनवर साहब ने एक बड़े बदलाव की ओर इशारा किया था, चुनाव सुधार की बात की थी, उन सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना की भी नींव रखी गई। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आप अपने बच्चे की जान डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? पापा, अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो। झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल्स, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर एनडीए में। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हो? हाँ, मायके में ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। बचपन से ही मुझे पता था आई वाज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
की सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है। वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार से कैसे जंग जीते भारत, और बीते सवा दो सालों में जो इस सरकार ने कदम उठाए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं, इन पर बात कर रहे हैं। सतर्कता दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और जेडीयू से हमारे साथ अली अनवर साहब है। अली अनवर साहब, आपने चुनाव सुधारों की बात की, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन साथ साथ एक बात और भी है कि जैसे अवधेश जी ने कहा, एक सांस्कृतिक समस्या भी, सामाजिक समस्या भी है। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना रोल है, ब्यूरोक्रेसी में जो है वो अलग तरह की करप्शन है। क्या आपको लगता है इस सबके लिए कोई एक रास्ता, एक कदम जो आपने कहा चुनाव सुधार, वो बिल्कुल सही कदम है, मैं उसमें बाकी लोगों की प्रतिक्रिया लूंगा। चुनाव सुधार होने चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। उसके अलावा आप और क्या चीजें आपको लगता है कि सरकार को सिस्टम के स्तर पर करनी चाहिए और लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि अभी जो अवधेश जी ने ठीक ही कहा कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा था काला धन लाने का, भ्रष्टाचार का। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 15 से 20 लाख रुपया हर खाते में यूं ही मैंने चला आएगा। लोगों को उम्मीद जगी, लेकिन यूं इसका चला गया विदेश में, और सरकार टुकुर टुकुर ताकती रही। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भगाया सरकार ने। आप विजय माल्या की बात कर रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, पिछली सरकार पर भी आरोप लगा किसी को लेकर के, उन्होंने भी भगाया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या बेबसी है। ये बेबसी ये है कि हम इन्हीं लोगों को हम कैसे कार्रवाई करेंगे। जो आदमी दाल की कीमत बढ़ाएगा, बिचौलिया, किसान को तो नहीं मिलता है, वो आदमी लूटेगा, तो हम कार्रवाई कैसे कर पाएंगे। अडानी जी, अंबानी साहब, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है। विजय माल्या जी को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने फिर पॉलिटिकल आरोप लगाया। मैं चाह रहा था पॉलिटिकल आरोप सेट कर, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल आरोप, गोपाल जी विजय माल्या जिस तरह से गए, जाहिर तौर पे वो कहते हैं विपक्ष व्यापम की भी बात करता है, कहता है आप करप्शन की बात करते हैं, तो इस मोर्चे पर भी आपकी सरकार पाक साफ दिखनी चाहिए, जिस पर सवाल उठाता है विपक्ष। नहीं, देखिए, आप अगर बैंकों की बात करते हैं, एनपीएस की, अब जो पहली बार फोकस रूप में पिछले 1.5 साल में सरकार स्टेप्स ले रही है, चाहे अब एंटी बैंकरप्सी, जो बैंकरप्सी वाला लॉ लाए हैं, अभी एक और बिल ला रही है सरकार जिसमें कि ये जो बैंकों के रिकवरी के लिए और प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट। विजय माल्या का क्या होगा? वो तो वही बात उठाते हैं। विजय माल्या का भी रिकवरी के लिए पूरी तरह सरकारी प्रयास कर रही है। आखिर उसको लोन किसने दिया, लोन देके किस तरह की कार्रवाई की, आखिर सरकारें जो लेगी वो सिस्टम के थ्रू ही तो इंप्रूवमेंट करके लेगी। तो बैंकों को अब एम्पावर किया जा रहा है कि बैंकरप्सी एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, एनपीए के एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, एक रिकवरी के लिए एक अलग से वो एक ये जो बैंक को बनाया जाए जिससे रिकवरी हो सके, और सारे सिस्टम में ये ला रहे हैं। आपको लगता है चुनाव सुधार की एक बात कही अली अनवर साहब ने, जो कि बहुत जरूरी है। लोग मानते हैं कि चुनाव में जो है असली जो काला धन है चुनाव में सब लगता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वहां पर पाक साफ नहीं दिखती। आपको लगता है चुनाव सुधार अगर हो तो एक बड़ा जो है ब्लैक मनी जनरेट होने का रास्ता बंद किया जा सकता है? क्या उस पर सरकार सीरियस है? नहीं, देखिए, चुनाव सुधार से अकेले नहीं होगा। आप रियल एस्टेट में एक रास्ता, ठीक है, हाँ, रियल एस्टेट में कितना ब्लैक मनी है, आज हमारी 40% इकोनॉमी ब्लैक मनी है, तो अल्टीमेटली उसको सिस्टम में तो लाना पड़ेगा ना। कि इलेक्शन भी एक कैश इकोनॉमी का बात है और इलेक्शन के लिए रिफॉर्म चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन लाना पड़ेगा, और उसी का डिजिटल इंडिया या जो अब जो सक्षम करके एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी को ला रहे हैं, वन मार्केट नेशनल मार्केट कर रहे हैं, ई मंडी बना रहे हैं। आपको मैं कितने ही प्रयास बता सकता हूं जो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी लाने वाले सिस्टम में सरकार प्रयास कर रही है, और उसी से ही टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। जो किसानों को जो इनकम, ये जो मुआवजा देने का तरीका है,
उसमें भी असेसमेंट ऑफ लॉस भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंगे, तो अल्टीमेटली इन सारे सिस्टम से ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। केवल टेक्नोलॉजी एक बड़ा तरीका हो सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए सरकारों, हाँ बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा। लेकिन अवधेश जी, एक बात जो आपने जहां से खत्म की थी मैं आवाज, क्योंकि पिछले दिनों ये बात कि सीवीसी ने जब एक सर्वे करवाया तो सीवीसी ने पाया कि भाई जो स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे हैं वो जो है वो करप्शन को लेके, करप्शन से कैसे लड़ना उसको लेके सीवीसी ने पाया कि लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं। सीवीसी ने एक प्रस्ताव रखा है यूजीसी के सामने कि स्कूलों में और कॉलेजेस में करप्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, बच्चों को इस बारे में पढ़ाया जाए, अवेयर किया जाए। आपको लगता है इस तरह के कदमों से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कुछ और आप कदम मानते हैं जिससे कि हम लोग ईमानदार हो सकें? भ्रष्टाचार का मतलब ये हुआ जो बच्चों को शुभारंभ से ही जीवन में नैतिक रूप से समुन्नत रहने, सदाचार रहने, नैतिकता का पाठ गांधी जी भी कहते थे। लेकिन हमारे अली अनवर जी की समस्या होगी कि जब नैतिक शिक्षा की बात होगी, मोरल एजुकेशन को, तो इनको लगेगा तो फासिस्ट सिस्टम आ गया, सेफ्रनाइजेशन होने लगा है, हमारे देश में होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जैसे स्वच्छता अभियान चला रही है, ऐसे उसी प्रकार से भ्रष्टाचार विरोधी एक बड़े व्यापक अभियान की जरूरत थी, ताकि वो एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में परिणत हो सके। ठीक है, वो बहुत जरूरी है वो करना। कानून आपने बनाए हैं, निश्चित रूप से ये कानून अभी तक के सबसे कड़े कानून है और इन कानूनों के अपनी सीमाएं तक काम करेंगी। डिजिटलाइजेशन से भी कानून होगा, लेकिन देश में भ्रष्टाचार का अंत हो, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जो लीड लेनी है वो अभी बाकी है, वो करना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि जिस ढंग से वो आगे बढ़े हैं इस दिशा में जरूर सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे तो सोचना चाहिए कि कैसे एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन में परिणत हो। देने वाले लोग ये सोचे कि हमारा काम हो या नहीं हो, हम घूस नहीं देंगे, फाइट करेंगे। लेने वाले को भी लगे कि जो कुछ भी हमको मिलता है उसमें हमको जीवन जीना है, और वो एक भय पैदा हो, ताकि क्योंकि अब एक भय पैदा हो लेने से, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसमें पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और हमारे देश में राजनीतिक विभाजन इतना तीखा है कि कोई भी अभियान आप चलाएंगे तो उसमें आप पर प्रश्न उठेगा और फिर वो कार्यक्रम रुक जाता है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करेंगे, क्योंकि समय इतना ही है, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास और दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन हम उम्मीद करेंगे इस तरह का जो आप कह रहे हैं उस तरह का अभियान अगर ये सरकार शुरू करती है तो न सिर्फ अली अनवर साहब बल्कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो है उसमें एक हों, लगे कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कम से कम जो है भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल नेता एक सोच में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सोच होगी तभी भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है। एक बड़ा सामाजिक जो है राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। कानून कुछ बनाए गए हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक हो तो पूरा देश खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बार बार मैं अंत में एक बात जरूर कह दूं कि एक बार ये बात शुरू हुई थी, और भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है हमेशा एक बात कही जाती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो सिर्फ 15 पैसे जमीन तक पहुंचते हैं। और ये भ्रष्टाचार की स्थिति है कि 85 पैसे जो है 1 रुपए में से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ये स्थितियां कुछ बदली हैं, लेकिन अभी बदलाव के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत आप और हम कर सकते हैं। आज सतर्कता दिवस है, कम से कम यही सोच रहे हैं कि कम से कम हम भ्रष्टाचार, रिश्वत ना देंगे ना लेंगे, इस शपथ के साथ। और इस शपथ को सिर्फ शपथ के रूप में ना लें बल्कि अपने जीवन का, अपने चरित्र का हिस्सा बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग आए पर शामिल हुए, शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।